नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका IIT नाउ स्वदेश की बेहद खास पेशकश कल की तैयारी में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और ये शो आप दर्शकों का शो है, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा इस शो का आपके सवालों से जुड़ा होता है, जिन पर एक्सपर्ट्स भरोसेमंद सलाह देते हैं। लेकिन इस शो में आप अपने सवाल हम तक पहुंचाएं कैसे, उसका तरीका जान लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रीन पर आपके ये जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल भेजिए। अपना सवाल भेजते वक्त अपना और अपने शहर का नाम जरूर आप लिखिए। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, ट्विटर और फेसबुक पर एक्टिव हैं, तो ट्विटर और फेसबुक पर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर अपने सवाल भेजने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, #KKT यानी कल की तैयारी स्पेस अपना सवाल, और सवाल भेजते वक्त अपना और अपने शहर का नाम जरूर मेंशन कीजिए। और आज के शो में हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करा दूं अपने एक्सपर्ट्स का। हमारे साथ HEM सिक्योरिटीज की आस्था जैन जी हैं। आस्था जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और तनीषा एकेडमी से नितलेश पावस्कर हैं। नितलेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले एक्सपर्ट की ओर बढ़े उससे पहले जरा बाजार को देख लेते हैं, बाजार को परख लेते हैं। बाजार में एक्शन कैसा रहा, पूजा त्रिपाठी इसके बारे में ब्यौरा दे रही हैं। जी, बाजार में आज दिन भर हमने देखा कि 100 अंकों के दायरे में मार्केट कारोबार कर रहा था। ऊपरी तरफ 19,500 तक के लेवल्स भी हमने देखे निफ्टी में, लेकिन उसके बाद उतार चढ़ाव के साथ हमने देखा आखिरी कुछ घंटों में बाजार में गिरावट हावी रही। करेक्शन दिखा 19,400 के भी नीचे फिसल गया मार्केट, और ऊपरी स्तरों से अगर बात करें तो 130 अंकों से की ज़्यादा की गिरावट निफ्टी में देखने को मिली। वही बैंक निफ्टी भी दिन भर मजबूती के साथ कारोबार कर रहा था, लेकिन आखिरी कुछ घंटों में वहां पर भी दबाव आया। और बैंक निफ्टी की बात करें तो ऊपरी स्तरों से करीब 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट यहां पर बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो आखिरी कुछ घंटों में करेक्शन हावी था बाजार में, लेकिन इसमें जो परफॉर्मर थे उसमें ONGC आज का था टॉप गेनर। और यहाँ हमने देखा कि ब्रेंट क्रूड $80 के पास जाता हुआ नजर आया। उसके बाद हमने देखा कि ONGC के स्टॉक में उसका रिएक्शन दिखा। इसके अलावा आयशर में आज तेजी थी करीब 1% की। JSW स्टील, नेस्ले और सनफार्मा भी आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। वहीं गिरने वाले शेयरों की बात करें तो अदानी एंटरप्राइजेस, इन्फोसिस, आज IT स्टॉक्स में वीकनेस थी। कुछ अब TCS और HCL टेक के नतीजों के पहले हम देख रहे थे कि IT शेयरों में भी आज दबाव देखने को मिला। और इसके अलावा अल्ट्राटेक और टाटा मोटर्स और इसके अलावा BPCL में भी आज हमने कमजोरी देखी। मार्केट ब्रेथ बराबरी में ही था। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने एक शेयर जो था वो मजबूती के साथ कारोबार कर रहा था। अगर सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे तो आज जो स्ट्रेंथ देने का काम कर रहे थे बाजार को वो थे सरकारी बैंक, और इसके अलावा फार्मा स्टॉक्स में भी हमने देखा कि आज हर निशान में ही कारोबार कर रहे थे। वही सबसे ज़्यादा वीकनेस थी आज IT स्टॉक्स में, और उसके बाद हमने देखा कि कुछ निजी बैंकों ने भी बाजार पर दबाव बनाने का काम किया। अब आते हैं मिड कैप स्पेस में किस तरह का एक्शन था। तो यहाँ मिड कैप स्टॉक्स में हमने देखा कि आज मजबूती के साथ जो स्टॉक्स कारोबार कर रहे थे उसमें PB फिनटेक में करीब 6% की मजबूती थी। इंडियन बैंक, एस्ट्रल और ल्यूपिन में आज हमने देखा कि मजबूती के साथ ये सभी स्टॉक कारोबार कर रहे थे। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में भी आज शानदार तेजी थी। वहीं गिरने वाले शेयरों पर नजर डाले तो डॉक्टर लाल पैथलैब, गुजरात गैस, आदित्य बिरला फैशन, बाटा इंडिया, L&T टेक जैसे स्टॉक्स थे जो कि 2 से 3% की कमजोरी के साथ आज कारोबार कर रहे थे। अब आते हैं कुछ और स्टॉक्स जहां पर कि एक्शन काफ़ी अच्छा था। और आज हमने देखा कि ऑटो एंसिलरी शेयरों में शानदार तेजी थी। इसके अलावा स्मॉल मिड कैप IT कंपनियों में आज हमने अच्छा मोमेंटम देखा। आज फोकस में था नज़ारा टेक और डेल्टा कॉर्प के शेयर्स, और यहाँ हमने देखा कि डेल्टा कॉर्प में करीब 30% की गिरावट देखने को मिली। GST की दरें जो बढ़ी उसके बाद हमने देखा कि डेल्टा कॉर्प और नज़ारा टेक सभी में, दोनों ही स्टॉक्स में आज दबाव था। कुछ और स्टॉक्स जहां पर कि एक्शन था उसमें जेंटेक में आज शानदार तेजी थी। 2 दिनों में करीब 30% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली, लगातार ऑर्डर मिलने की खबरों से। इसके अलावा हम देख रहे थे कि मजगांव डॉक में आज फिर से उछाल था। पिछले 4 सेशंस में यहाँ हम तेजी देख रहे थे। और इसके अलावा एल्गा इक्विपमेंट जैसे शेयर में भी आज 9% का उछाल था। सीमेंस की तरफ से कंपनी को ऑर्डर मिला। तो ये भी कुछ स्टॉक्स थे जो कि आज खबरों के दम पर शानदार मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। तो ओवरऑल बात करें तो बाजार दिन भर तो एक रेंज में था, लेकिन आखिरी कुछ घंटों में हमने देखा कि बाजार में थोड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे पूजा आपका इस अहम जानकारी के लिए, बाजार की तमाम अपडेट्स के लिए। आस्था जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताएं बाजार को यहां से किस नजरिए से आप परख रही हैं?
प्रशांत जी, देखा जाए तो देखिए मार्केट जैसे अभी इतनी बड़ी तेजी दिखने के बाद थोड़ा-सा साँस ले रहे हैं। मुझे लगता है कि आज जो प्रिंट्स आएँगे इन्फ्लेशन के, चाहे वो इंडिया हो या फिर वो एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करेंगे कि अगर इन्फ्लेशन में कुछ भी थोड़ा बहुत नीचे आता है, तो मुझे लगता है और 3% के अगर ऊपर का आ जाता है 3 के आस-पास के ऊपर, लगता है कि चांस चाहिए कि एक रेट हाइक और उसके बाद एक और रेट हाइक शायद को पसंद आए। मुझे लगता है कि न्यूज़ रहेगा। आज जो शाम को डेटा आने वाले हैं, उससे क्यों लेता हुआ नज़र आएगा इंडियन मार्केट। लेकिन अभी जिस तरह की परफ़ॉर्मेंस है, मुझे लगता है थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा-सा अभी एक ये दायरे में कारोबार होता हुआ नज़र आएगा, निफ्टी की बात अगर हम करें। ठीक है। आस्था जी, थोड़ी से नेटवर्क के इश्यूज़ हो रहे हैं। एक बार फिर से हम आपके पास आएँगे। आवाज़ बीच-बीच में ब्रेक हो रही है, इसको ठीक करेंगे हम। नितलेश पावस्कर के पास चलते हैं। नितलेश जी, आप बताएँ, आपका नज़रिया बाज़ार पे? देखो, बाज़ार में अगर हम लोग बात करेंगे तो ऊपरी लेवल से प्रेशर है। मैंने लास्ट शो में भी कहा था कि 19,500 एक बेस्ट लेवल है, यहाँ पे पोज़ीशन शॉर्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अभी देखना पड़ेगा कि मार्केट का जो मेजर ट्रेंड रिवर्सल जो है, अगर हम लोग देखेंगे तो 19,300 के नीचे अगर बाज़ार फिसलता है तो हमें एक डीप करेक्शन देखने को मिल सकता है। वो पहला जो टारगेट होगा 19,100 से लेके 19,900 18,900, ये 2 टारगेट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं आपको सुन रहा था, डेटा को देखना चाहिए, डेटा कैसे आता है, अगर डेटा सरप्राइज़ कर देता है, तो मेरे हिसाब से ऊपर की साइड भी खुल सकती है, फिर हम लोग 19,650, 19,700 ये लेवल भी देख सकते हैं, अगर हम लोग 19,500 के लेवल को ब्रेक कर देते। क्योंकि डेली चार्ट के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो बम्प एंड रिवर्सल के साथ मल्टीपल इनसाइड कैंडल्स बना है और उसका जो ब्रेकडाउन है, वो 19,300 के नीचे मेरे हिसाब से कन्फर्म हो जाएगा। और दूसरी बात रही बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के ऊपर लास्ट में हम लोगों ने एक सेल कॉल लिमिट एक जनरेट किया था 45,100 या फिर 45,000 के आसपास और हमारा जो टारगेट था वो 44,600। तो अभी के लिए अगर हम लोग बैंक निफ्टी का व्यू देखेंगे तो आवरली चार्ट के ऊपर क्लियर कट एक सपोर्ट है 44,400 से लेके 44,550। ये 150 पॉइंट का रेंज कैसे प्ले करता है वो हमें देखना पड़ेगा। अगर इस रेंज को बाजार ब्रेक डाउन कर देता है तो हम लोग पहला जो टारगेट लेके चलेंगे वो 44,000 और नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो 3,800 का होगा। लेकिन अगर बाज़ार में जो भी अगर कल उछाल मिलता है 45,000 या फिर 45,100, तो एक बार कॉन्ट्रा हम लोग प्ले कर सकते हैं, नीचे की साइड फिर से हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस भी दिन बाज़ार 45,200 के ऊपर सस्टेन होता है, तो हम लोग इमीडिएटली क्या करना चाहिए, हमारा जो स्टांस है वो चेंज करके बाइंग साइड की पोज़ीशंस बनानी चाहिए। फिर हम लोग बड़ी तेज़ी के लिए क्या करेंगे, तैयार हो जाएँ। बिल्कुल, तो ये है नज़रिया नितलेश जी का। चलिए, सवालों का सिलसिला अब हम शुरू करते हैं। नेहा कुमारी हैं अहमदाबाद से और इनका सवाल है गोकुल एग्रो। जी हाँ, एक बार फिर मैं नाम ले लूँ। गोकुल एग्रो के 100 शेयर इनके पास हैं। 117 के लेवल पर इन्होंने लिया हुआ है। आगे का नज़रिया चाहती हैं, क्या करना चाहिए? बने रहें या फिर निकल जाएँ? आस्था जी, क्या होगी सलाह? जी बिल्कुल, गोकुल एग्रो की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो पहले के नतीजे आए थे वो भी इतने सॉलिड नहीं थे। तो वहाँ पे हमने देखा था कि इसी वजह से परफॉर्मेंस भी बढ़िया दिखाता हुआ ये काउंटर नज़र नहीं आया। इनफैक्ट मैं अभी इनको यही बोलूँगी कि थोड़ा-सा वेट कर लें क्योंकि अभी अगर निकलते हैं तो लॉस होता है और एक बार अगले आने वाले नतीजों पे पैनी नज़र रखें। तब तक हो सकता है कि एक ये दायरे में हमें घूमता हुआ नज़र आए। तो अब जो ये क्लूज़ लेगा, ये जो स्टॉक मेरे हिसाब से वो नतीजों से लेगा तब तक हो सकता है कि एक ब्रॉडर 10-15% की रेंज में ये हमें घूमता हुआ नज़र आए, तो मैं अभी बने रहने की सलाह दूँगी। लेकिन नतीजे आने के बाद अपनी पोज़ीशन को ज़रूर से रिव्यू करा लें क्योंकि पुराने नतीजों में इतना दम नहीं था। ठीक है, ठीक है। तो ये नज़रिया गोकुल एग्रो पे और यहाँ पर जो है वो ख़ास राय आपको मिलती हुई। उमेश शाह हैं अहमदाबाद से और इनका सवाल है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के, इनके पास 17 शेयर हैं, 5400 के भाव पे इन्होंने लिया है। लॉन्ग टर्म के लिए नज़रिया चाहते हैं। नितलेश बताएँ। देखो, डिक्सन टेक्नोलॉजी में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक बढ़िया रन अप देखने को मिला था। 3,000 से लेके ऑलमोस्ट 4,700 का लेवल देखने को मिला था। तो मेरे हिसाब से जब तक ये काउंटर ₹4,000 के ऊपर ट्रेड कर गया तब तक थोड़ा-सा आप होप्स रख सकते हो। लेकिन अगर ये 4,000 के नीचे ट्रेड करना चालू कर देता तो एक बार के लिए पोज़ीशंस को हल्के करें। लेकिन यहाँ पे मैं एक और राय देना चाहूँगा, अगर ये काउंटर 4,550 ये लेवल के ऊपर ट्रेड करता है तो थोड़ा-सा क्वांटिटी आप इसमें ऐड कर लेना। तब आपका जो स्टॉप लॉस होगा ट्रेलिंग का वो 4,400 का होगा
और अगर ये लेवल ब्रेकआउट करने में मार्केट सक्षम रहता है तो 5000 से लेके 5100 ये टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वहाँ पे एवरेज करके पोजीशंस बुक कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको खास नजरिया मिलता हुआ। रूपेंद्र कुमार हैं गुरुग्राम से और इनका सवाल है, वोल्टास के 90 शेयर इनके पास हैं 807 के भाव पे, क्या करना चाहिए? आस्था जी बताएं। देखिए, वोल्टास की अगर हम बात करें तो जिस तरह से अनसीजनल हमने एक रेनफॉल देखी थी मई के महीने में, क्योंकि इसके जो पीक महीने होते हैं वो अप्रैल और मई होते हैं, जहाँ पे पीक डिमांड निकल के आती है। तो अप्रैल के महीने में तो डिमांड अच्छी थी, बट मई के महीने में जिस तरह से हमने एक बहुत ही अजीबोगरीब यहाँ पे मानसून देखा था, क्योंकि नॉर्थ साइड में भारी बारिश थी, तो डिमांड कम हुई है। दूसरी तरफ रूम एसी का जो मार्केट है वहाँ पे कॉम्पिटिशन भी बहुत इंटेंसिफाई हो रहा है। तो मुझे लगता है इन सब वजह से जो Q1 ऑफ FY24 के नतीजे आएंगे वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं आएंगे। तो अब यहाँ पे जो नजरिया है इनको 6 महीने से 9 महीने का रखना पड़ेगा। इतना लंबा नजरिया रखते हुए अपनी पोजीशन को अगर ये चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस हमें देखने को मिलेगी Q1 FY24 के नतीजे अच्छे ना आने की उम्मीद में। ठीक है, और यहाँ पर सवालों को हम थोड़ा ब्रेक लगाएंगे और कल बाजार के लिए हम ट्रिगर्स क्या हैं, वमाक्षी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वमाक्षी बताएं, कहाँ रखनी है नजर? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज़ के साथ। स्टार्ट करते हैं हम कुछ क्यूज़ जो आज आफ्टर मार्केट आवर्स में रिपोर्ट होंगे। तो हमारी नज़र होगी भारत से आने वाले इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा और CPI डेटा पर। इसके अलावा US भी अपना CPI का डेटा रिपोर्ट करेंगे और ये कुछ अहम ट्रिगर्स बनते हैं जो कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो कल जो ग्लोबल क्यूज़ आने वाले हैं उसमें से हमारी नज़र होगी US से आने वाले इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स पर। UK की तरफ से GDP डेटा भी एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा ECB मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग का अकाउंट पब्लिश करेंगे, तो इस पर भी उनकी क्या कमेंट्री है इस पर हमारी ज़रूर नज़र बने रहेगी। इसके अलावा ग्लोबल अर्निंग्स के लिहाज से पेप्सिको, ये दिग्गज कंपनी, अपने नंबर्स पेश करेंगे और इसी के चलते ये स्टॉक हमारे रेडार पर रहेगा। डोमेस्टिक फ्रंट पर निफ्टी कंपनीज में से विप्रो के नतीजे आएंगे और इसी के चलते ये स्टॉक फोकस में रहेगा। इसके अलावा कई ऐसे दिग्गज कंपनी हैं जो अपने नंबर्स पेश करेंगे, जिसमें एंजल ब्रोकिंग, टाटा मेटालिक्स और फेडरल बैंक शामिल है। कॉर्पोरेट एक्शन के लिहाज से हम देख रहे हैं कि हमारा फोकस होगा HDFC और HDFC बैंक पर, क्योंकि कल ये HDFC और HDFC बैंक के मर्जर की रिकॉर्ड डेट है। इनफैक्ट ये जो मर्जर के बाद एक इंडेक्स में रीजिक में नजर आएगा, तो JSW स्टील रिप्लेस करेगा HDFC को सेंसेक्स में और LTI माइंट्री HDFC को रिप्लेस करेगा निफ्टी 50 इंडेक्स में। तो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। और इस बीच एक और अहम खबर आ रही है, शुक्रिया करेंगे वमाक्षी आपका। लेकिन टमाटर की ऊंची कीमतों से राहत देने के लिए सरकार की बड़ी तैयारी है। सरकार के फैसले का क्या होगा असर और क्या है तैयारी, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं समीर दीक्षित। समीर बताएं, क्या राहत देने की कोशिशें जारी हैं सरकार की तरफ से? टमाटर की बढ़ती कीमतों को लेकर के सरकार अब एक्शन में नजर आ रही है। सरकार ने आदेश दिए हैं कि राज्यों से अब टमाटर खरीदे जाएंगे और सस्ते दामों पे जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे। उपभोक्ता मंत्रालय ने आदेश जारी किया है कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से टमाटर खरीदे जाएंगे और इनकी बिक्री इन राज्यों में जहां पर ज्यादा हाईएस्ट सेलिंग होती है या जो बिक्री ज्यादा होती है, उन सेंटर्स पर इनकी बिक्री सस्ते या डिस्काउंटेड दाम पर की जाएगी। दरअसल उपभोक्ता मंत्रालय ने जो आदेश जारी किया उसमें साफ तौर पे कहा है कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन और इसके साथ ही साथ नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन जो है वो टमाटर खरीद करके अब सस्ते दामों पे डिस्काउंटेड रेट पर जनता को उपलब्ध कराएगी। इसके जरिए कोशिश ये होगी कि एक तो लोगों को राहत मिल पाए। जिस तरीके से टमाटर की कीमतें बढ़ी हैं, साथ ही साथ ये जो कीमतें हैं टमाटर की उसको कंट्रोल कर पाने में काफी हद तक कामयाब भी हो पाएगी। यही नहीं, सरकार को उम्मीद है कि आने वाले अगले 2 से 3 महीने में टमाटर की कीमतों में गिरावट दर्ज होनी भी शुरू हो जाएगी। और इसके पीछे तर्क ये है कि महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में अब नई आवक आनी शुरू हो जाएगी, यानी कि अगस्त में नासिक के आसपास की फसल आनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही साथ नया गांव, औरंगाबाद और मध्य प्रदेश से नई फसल आनी शुरू हो जाएगी टमाटर की, जिसके चलते अगले 2 से 3 महीनों में जो कीमतें हैं टमाटर की वो अब स्थिर होने या फिर डिक्लाइन कम होने उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो फिलहाल सरकार एक्शन में नजर आ रही है ताकि टमाटर की कीमतों को काबू किया जा सके और जनता को राहत पहुंचाया जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे समीर आपका इस अहम जानकारी के लिए। कोशिश यही है कि लोगों को ये जो महंगे टमाटर उससे राहत दी जाए, कोशिशें जारी हैं। और चलिए अब बारी है आपके पसंदीदा सेगमेंट कमाई के VIP सेगमेंट की। सबसे पहले नितिलेश जी आपका रुख करूंगा, बताएं आज आपकी नजर कहां है?
अभी लग रहा है कि मार्केट में थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए और बैंकिंग के बाद मेरे हिसाब से ऑटो का नंबर आने वाला है। तो ऑटो सेक्टर के हिसाब से हम लोग यहाँ पे थोड़ा-सा मुनाफ़ा वसूली के लिए प्लान करेंगे, ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। तो पहले मैं जाना पसंद करूँगा टीवीएस मोटर के साथ। टीवीएस मोटर में हमें सेल इनिशिएट करना है। 1335 के नीचे हम लोग इसमें बिकवाली प्लान करेंगे, ₹1360 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और ₹1280 के टारगेट के लिए हम लोग प्लान करेंगे। और दूसरा जो मेरा काउंटर होगा वो होगा बजाज ऑटो का। अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे आवरली चार्ट के ऊपर थोड़ा-सा वीकनेस हमें देखने को मिल रहा है। तो 4900 के आस-पास हमें इसमें बिकवाली करना चाहिए। 4950 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 4780 से लेके 4700 ये टारगेट के लिए हम लोग प्लान करेंगे। और एक अपडेट देना चाहता हूँ, लास्ट वीक में हम लोगों ने 980 के आस-पास एक्सिस बैंक में बिकवाली किया था, तो उसका टारगेट आया है। जिनको भी ट्रेड करना है वो 960 का स्टॉप लॉस ट्रेड करके बड़े टारगेट के लिए पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 स्टॉक्स टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, यहाँ पर जो है वो बिकवाली की सलाह, और एक्सिस बैंक में टारगेट अचीव हुआ है जिसके बारे में पिछले हफ्ते डिस्कस हुआ था। तो यहाँ पर भी आपको एम लेवल्स पर अगर निकलना है तो आपको तमाम बातें बताते हुए नितलेश जी। चलिए आशा जी, आपका रुख करेंगे। आप बताएं आपका फोकस क्या है, आप की रिकमेंडेशन क्या है? जी बिल्कुल, देखिए लास्ट वीक थर्सडे को जब हमने इसी शो में साथ में बात किया था तो मुझे एलेकॉन इंजीनियरिंग पसंद आ रहा था। मैंने आपके साथ उसको रेकमेंड भी किया था। 614 के आसपास तब वो चल रहा था, 625 से 650 के टारगेट के लिए, तो दोनों टारगेट्स हिट हुए हैं। एक अपडेट तो मैं वो देना चाहूंगी। अब जो नेक्स्ट काउंटर मुझे पसंद आता है वो है टीडी पावर सिस्टम। टीडी पावर सिस्टम की बात करें तो मुझे लगता है कि ये काउंटर भी वेल पॉइज्ड हो रहा है आने वाले कुछ दिनों में अच्छे रिटर्न्स देने के लिए। 270 का टारगेट मैं देना चाहूंगी, लेकिन समय सीमा यहाँ पे 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन रहेगी। तो ये 8 से 10 ट्रेडिंग सेशंस के लिए टीडी पावर सिस्टम को खरीदारी करने की सलाह है 270 के इनिशियल टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो टीडी पावर में जो है वो खरीदारी की सलाह, और आज हमारे दोनों ही एक्सपर्ट ने बताया कि उनके जो पिछले हफ्ते डिस्कस किए गए स्टॉक्स थे उन्होंने टारगेट अचीव किया है, तो वहाँ पर भी आप अपना मौका देख सकते हैं। चलिए अब सवालों की ओर एक बार फिर लौटते हैं। हेमंत पटेल हैं और इनका सवाल है, नज़ारा टेक के 240 शेयर इनके पास हैं 851 के भाव पे। नितलेश बताएं क्या करना चाहिए, होल्ड करें या फिर सेल करें? देखिए स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपर से एक अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला था, लेकिन एक बेस बना के स्टॉक ने एक बढ़िया मोमेंटम दिखाया है। तो अभी के लिए मैं इनको एक सिर्फ ट्रेलिंग बेसिस का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, वो बन के आ रहा है 660 के आसपास। अगर ये काउंटर फिर अगर 700 रुपए के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देता है तो फिर हम लोग इसमें बड़े टारगेट देख सकते हैं 880 से लेके 900 लेवल, लेकिन जो पोजीशन है उसको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना। ठीक है, तो यहाँ आपको नज़र रखनी है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तपस कुमार दत्ता हैं और इनका सवाल है, जुबिलेंट फूड के इन्होंने 63 शेयर लिए हैं, 642 के लेवल पर इन्होंने इस स्टॉक को लिया हुआ है। लॉन्ग टर्म के लिए नज़रिया चाहते हैं, फिलहाल नुकसान झेल रहे हैं। आस्था जी, जुबिलेंट फूड पर आपका कोई नज़रिया? देखिए जुबिलेंट फूड लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होना चाहिए क्योंकि इन्होंने कुछ लॉयल्टी प्रोग्राम्स चालू किए थे। मुझे लगता है वो जो लॉयल्टी प्रोग्राम्स हैं उनका जो बेनिफिट है वो हमको Q1 ऑफ FY24 में देखने को मिलेगा। तो जिस तरह के यहाँ पे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं उससे जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ होती है, जो किसी भी एक रिटेल कंपनी के लिए एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होती है, वहां पे मुझे लगता है कि ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी जो लगभग 3% के आसपास रहेगी। सो इन्हीं सब पैरामीटर्स के चलते मुझे लगता है कि जुबिलेंट फूडवर्क को अभी तो होल्ड करना चाहिए, इतने बड़े नुकसान में ना निकले। मुझे लगता है ऊपर में निकलने के यहाँ पे अच्छे मौके मिलेंगे, और एक बार रिजल्ट्स पे भी बिल्कुल साथ में नजर रखिए क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे आए तो और बढ़िया तेजी काउंटर दिखाता हुआ नजर आएगा। अभी हर बने रहने की सलाह रहेगी। ठीक है, और इसी सवाल के साथ अब हमें सवालों को यहीं रोकना होगा। क्षमा चाहेंगे, माफ़ी चाहेंगे उन तमाम दर्शकों से जिनके सवाल आज हम शामिल नहीं कर पाए, लेकिन कल के हमारे शो में इन सवालों को हम दोबारा शामिल करेंगे जो कि बच गए हैं। इसके अलावा आपको हम बताते ही रहते हैं कि आपको सवाल कैसे भेजने हैं। अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर मेंशन कीजिए। नाम तो आप कई बार मेंशन कर देते हैं लेकिन शहर का नाम नहीं मेंशन करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। चलिए इसी के साथ कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपने दोनों खास एक्सपर्ट आस्था जी और नितलेश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया शो में जुड़ने के लिए और एक्सपर्ट राय देने के लिए। फिलहाल इतना ही, पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।